हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट चला रखा और आज प्रैक्टिस सेट हम 7 करेंगे। ठीक है। जितनी ये क्लास EMRS के लिए बेनिफिट है उतनी ही KVS, ठीक है, NVS, ठीक है, और वही एस्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। तो भाई क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से जरूर देखें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भाई। ठीक है, तो क्लास के स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास जो है, इससे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, जो खड़ी बोली है इसके लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया, ये आपको बताना है। तो जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, कोरवी या रेखता। तो जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए भी। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। ध्यान रखना, खड़ी बोली के लिए जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी है उन्होंने वर्नाकुलर हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है। तो क्या है ये, अयोगवा रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन आंसर करेंगे। पवन चरियु किसकी रचना है। तो पवन चरियु किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या चंद्रबरदाई की। तो जो पवन चरियु हुई यह स्वयंभू जी की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन सॉरी व्याख्या देखते हैं। पंचरयु क्या है, एक राम कथा है। रिठ नेम्यू हरिवंश पुराण कृष्ण कथा है तथा स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है। ठीक है, जो स्वयंभू जी है इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन में पेपर आ चुका है। ठीक है, और जो अब्दुल रहमान जी है इनके द्वारा एकमात्र ग्रंथ है संदेश रासक, जिसकी रचना 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेंद्र रस ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक क्या है, खंड काव्य है। क्या है भाई, संदेश रासक खंड काव्य है। पूछा जा सकता है पेपर में और पूछा भी गया पहले भी। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है ये। ठीक है, पहला ग्रंथ भी है। ठीक है, जो किसी मुसलमान ने हिंदी में लिखा है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई जी है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और किसने माना है इसको, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया तथा चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना पेपर में पूछा जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवध तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि है भाई। जो विद्यापति जी है उन्होंने संस्कृत भाषा में भी रचना की, अवध में भी की और मैथिली भाषा में भी की है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो कवितावली किस भाषा की रचना है, मैंने आपको कई बार बताया है। जो तुलसीदास जी है इनकी रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। 6 इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में और 6 रचनाएं अवधी भाषा में है। जिसमें राम और मंगल आता है, मैंने काफी बार बताया है। जिसमें राम और मंगल आता है वो तो क्या है, अवधी भाषा की है इनकी रचना। और बाकी जो 6 बच गई, ठीक है, वो क्या है, ब्रज भाषा की है, याद रखना है। तो अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या बुंदेली। देखो यहाँ पे कवितावली है तो इसमें क्या आएगी, ब्रज भाषा आएगी। तुलसीदास की रचनाएं, व्याख्या देखते हैं। अवधी भाषा की रचनाएं, ब्रज भाषा की रचनाएं। रामचरितमानस, ठीक है, ये अवधी भाषा में, देखो यहाँ पे राम आ गया है। कवितावली, कवित रामायण है लेकिन यहाँ पे कवितावली इसलिए ब्रज भाषा में है। पार्वती मंगल, मंगल आ गया, ठीक है, अवधि में है। जानकी मंगल, मंगल आ गया, अवधी भाषा में है। बरवे रामायण, यहाँ पे राम आ गया, ये अवधि में है।
राम आ गया प्रश्नावली, यहाँ भी राम आ गया, ये भी अवधि में है। रामलला नेचू, ठीक है, ये भी अवधि भाषा में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कवितावली क्या है, ब्रज भाषा में। दोहावली, ये भी ब्रज भाषा में। गीतावली दोहा भाषा में, सॉरी ब्रज भाषा में है। ठीक है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में। वैराग्य संदीपनी ये भी ब्रज भाषा में रहेगी। नोट में देखते हैं, तुलसीदास द्वारा बाहु पीड़ा से पीड़ित होने पर लिखा जाने वाला काव्य हनुमान बाहुक कवितावली या कवितावली है में ही है भाई। ठीक है, जो हनुमान बाहुक है, ये जो कवितावली तुलसीदास जी की रचना, ये इसी में है, इसी का एक अंश है। और ये तुलसीदास ने कब लिखा था, जब तुलसीदास जी बाहु पीड़ा से पीड़ित थे, या उनकी जो बाहें हैं इनमें काफी पीड़ा रहती थी, तब इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो किसने कहा भी छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? सुमित्रानंद पंत ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, भी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है भाई। आगे है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम के आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। तो ये कथन किसका, छायावाद के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये रामविलास शर्मा का है भाई। ठीक है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वो तो है नगेंद्र जी का। ठीक है, और नहीं है, ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है। ठीक है, मिश्र बंधु भाई 3 भाई थे, पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है। कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो भाई जो कृष्ण बिहारी है ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी ये मिश्र बंधुओं में है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों भाई थे, जो कि मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। मिश्र बंधु इतिहास ग्रंथ है, जो 1913 और 1934 में प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न 1910 में, नेत्रोमिलन इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। जबकि कृष्ण बिहारी मिश्र इनमें शामिल नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना देव और बिहारी है, इनकी आलोचनात्मक कृति है भैया। नोट में देख लेते हैं, मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ है, 4 भागों में विभक्त है ये। इसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, और जो चौथा भाग है, चतुर्थ भाग है, इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है। तो किस रूप में देखा जाता है, गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, या प्रेमिका के रूप में। तो प्रेमिका के रूप में देखा जाता है भी प्रेमाख्यान काव्य में आराध्य को। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा में आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया है, जबकि आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा और आत्मा का प्रतीक माना है। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो इनमें से तार सप्तक के कवि कौन से नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या प्रभाकर माचवे। तो शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, ये आंसर आपको ध्यान रखना है। गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे तथा मुक्ति बोध तार सप्तक जो 1943 के कवि है, जबकि शमशेर बहादुर सिंह दूसरा तार सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ था उसके कवि है। अगला क्वेश्चन है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। जो शिवपालगंज है किस उपन्यास से संबंधित है भाई, विश्रामपुर का संत, राग दरबारी, आधा गांव या मैलाचल। तो राग दरबारी से संबंधित है शिवपालगंज। उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष से संबंधित स्थान है और उसके उपन्यासकार देख लेते हैं। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, 1998 में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी का है ये 1968 में प्रकाशित हुआ था। और शिवपालगंज
से संबंधित है भाई। ठीक है, कौन से स्थान से संबंधित है? शिवपालगंज से। आधा गांव राही मासूम रजा जी का उपन्यास है, 1966 में प्रकाशित हुआ, गंगोली गांव से संबंधित है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है और ये क्या है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, 1954 में प्रकाशित हुआ और पूर्णिया मेरीगंज से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? तो किसकी कविता से उद्धृत है ये कविता? काफी महत्वपूर्ण है भाई ये पंक्तियां। शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जानकी वल्लभ शास्त्री? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना की पंक्तियां है भाई ये। ठीक है, और भाई इन क्लासों के साथ साथ मैंने आपको भाई शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखी है, तो प्लीज उन शॉर्ट वीडियो को भी जरूर से जरूर देखें। ठीक है, पंक्तियां और पंक्तिकार देख लेते हैं। दो राह समय के जनता आती है भाई, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां है और जनतंत्र का जन्म से ली गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां है और यशोधरा जो इनकी रचना उससे ये ली गई है। आगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जो हिंदी साहित्य है इसी गद्य विधाएं से क्वेश्चन हम करेंगे। अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? गीति नाट्य है, नाटक है, रूपक है, प्रहसन है? तो अंधा युग गीति नाट्य रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या, अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, विधा की रचना है भी। ठीक है, इसे काव्य नाटक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ठीक है, हिंदी के कौन सा ऐसा आलोचक है जिन्होंने जो देवरानी जेठानी की कहानी है इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देखो ये देवरानी जेठानी की कहानी है लेकिन कहानी विधा का नहीं है, ये उपन्यास विधा से संबंधित है। ठीक है, तो नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने या गोपाल राय ने? तो गोपाल राय ने विजय देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। व्याख्या में देख लेते हैं, पंडित गौरीदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में प्रकाशित को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु है, जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और ये किसने कहा है भाई? जो परीक्षा गुरु है ये अंग्रेजी के ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ठीक है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है ये आपको बताना। निराला की है, मुक्तिबोध की, अज्ञे की है, धर्मवीर भारती है? तो ये अज्ञे की रचना रहेगी भाई, जीवनी है ये। शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी है। व्याख्या में देख लेते हैं, जीवनी है प्रकाशन वर्ष से संबंधित व्यक्ति है और जीवनीकार है। शिखर से सागर तक, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी से संबंधित है, लेकिन जीवनीकार कौन है? राय कमल राय है और 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लिखी तो जीवनी इन्होंने है राय कमल राय ने, लेकिन किससे संबंधित है? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से संबंधित है। शिखर से सागर तक 1896 में प्रकाशित हुई थी। निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी ने जीवनी लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है और 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मुक्तिबोध की आत्मकथा, ये विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है, मुक्तिबोध से संबंधित है और 1984 में प्रकाशित हुई थी। आगे है काव्य शास्त्र एवं आलोचना से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त है, दंडी है, पंडित राज जगन्नाथ है, आचार्य विश्वनाथ है? तो अभी पंडित राज जगन्नाथ रहेंगे रस गंगाधर के रचयिता। और कल भाई जब मैंने एस्टेट की आपको क्लास प्रोवाइड करवाई थी उसमें काव्य शास्त्र से संबंधित ही क्वेश्चन आंसर थे, 25 क्वेश्चन मैंने आपको विद डिटेल करवाए थे, तो आप वो क्लास भी जाकर देख सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, उसमें रचना है, रचनाकार है रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ की रचना है ये। काव्यदर्श दंडी जी की है, तंत्रालोक अभिनव गुप्त की है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? ठीक है, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं? तो भाई 10 गुण होते हैं भरत मुनि के अनुसार काव्य में। व्याख्या में देख लेते हैं, भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। सलेश
प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सो, कुमारी, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ठीक है, और मम्मट, बामा तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी है। कौन कौन से गुण माने? माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? ठीक है, समालोचना शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, रमेश कुंतल मेघ ने। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने समालोचना दर्श शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से पद्यात्मक अनुवाद किया है, जो 1897 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तथ्य विविधा से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार हमें सही अनुक्रम लगाना है। मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह, इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तान। तो सबसे पहले गारसा दासी का भी इस्तवार द लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तान आएगा। ठीक है, तो ये ओनली बी ऑप्शन में है। ठीक है, ये रहा। उसके बाद शिव सिंह सरोज है, फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, फिर मिश्र बंधु विनोद। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में इसको अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। इतिहास ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार है। इस्तवार दलाल लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तान 2 भाग में है। प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1847 में। और इसके इतिहासकार कौन है? गारसा दे तासी है भाई, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास था। शिव सिंह सरोज 1883 में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर इसके रचनाकार रहेंगे। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन जिसके रचनाकार है और 1888 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बिंदु जी इसके रचनाकार रहेंगे, 1913 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नव जागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं के शुरुआती का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो भाई अपना पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे व्याख्या में देख लेते हैं। संस्था, स्थापना वर्ष और संस्थापक। ब्रह्म समाज 1828 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय जी थे। प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई। महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक रहेंगे। आर्य समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई। दयानंद सरस्वती जी इसके संस्थापक रहेंगे। रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद जी इसके संस्थापक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही हमें क्रम बताना है। ठीक है, जो छायावाद है इनके 4 प्रमुख स्तंभ थे। ठीक है, उनका जन्म तिथि के आधार पर सही हमें क्रम बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो भाई सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी आएंगे, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आएंगे, फिर सुमित्रानंदन पंत, फिर महादेवी वर्मा आएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। छायावाद स्तंभों का जन्म तिथि के अनुसार अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में मृत्यु। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 में जन्म हुआ। ठीक है, 1961 में मृत्यु। सुमित्रानंदन पंत 1900 में इनका जन्म हुआ, 1977 में मृत्यु। महादेव वर्मा का 1907 में जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु। ये सभी छायावादी रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। गीत फरोश, युगवाणी, हरिघास पर संबर या कुकुरमुत्ता। तो युगवाणी सबसे पहले आएगी, फिर कुकुरमुत्ता, फिर हरिघास पर संबर, फिर गीत फरोश। डी आंसर ठीक है। व्याख्या में देखते हैं। कृति है, प्रकाशन वर्ष और उनके कीर्तिकार है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की कृति है, 1939 में प्रकाशित हुई। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है, 1942 में प्रकाशित हुई। हरिघास पर संबर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है ये कृति, 1949 में प्रकाशित हुई। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति है और 1956 में प्रकाशित हुई थी। आगे है, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है भाई सही अनुक्रम? तो अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। बिल्कुल ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
1899 जन्म, 1965 में इनकी मृत्यु। इनके उपन्यासों का अनुक्रम: अप्सरा 1931 में प्रकाशित है, अलका 1933 में, निरुपमा 1936 में, प्रभावती 1936 में, चोटी की पकड़ और काले कारनामे 1950 में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, प्रमुख आंदोलन स्थापना प्रगतिवाद 1936 में प्रकाशित है, मुल्क राज आनंद एवं सज्जाद जहीर इसके आंदोलन करता है। प्रयोगवाद 1943 में प्रकाशित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। नई कविता 1954 में प्रकाशित जगदीश गुप्त जी रहेंगे। अकविता 1965 में प्रकाशित श्याम परमार है। नोट में देख लेते हैं, जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोइट्री या अकविता दिया है। ये आपको ध्यान रखना है भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले भरतमुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, काव्य शास्त्रियों का जीवन क्रम के अनुसार सही अनुक्रम: भरतमुनि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, आनंदवर्धन 19वीं शताब्दी का मध्य, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है भाई? आवा, चाक, आपका बंटी, रुकोगी नहीं राधिका। तो रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार: रुकोगी नहीं राधिका 1967 में प्रकाशित है, उषा प्रियवदा इसकी उपन्यासकार रहेंगी। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित है, मन्नू भंडारी जी इसकी उपन्यासकार रहेगी। चाक 1997 में प्रकाशित है, मैत्री पुष्पा इसकी उपन्यासकार रहेगी। आवा 1999 में प्रकाशित है, चित्रा मुदगल जी इसकी उपन्यासकार रहेंगी। नोट: आवा 1999 में प्रकाशित चित्रा मुदगल के उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया था भाई। आगे देखते हैं, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम बताना है। चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार: चंदायन 1379 मुल्क राज है, चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद, मृगावती 1503 कुतुबन, पद्मावती 1540 जायसी, मधुमालती 1645 मंझन। आगे देते हैं, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित हमें करना। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में तो भाई कवि दे रखे हैं और सूची 2 में इनकी रचनाएं दे रखी है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मी सागर वार्षण्य, मिश्र बंधु राम विलास शर्मा। तो भाषा और संवेदना, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भौगोलिक हस्ताक्षर, हस्तामलक और हिंदी नवरत्न। तो भाई देखो, जो हमें सबसे पहले आएगा वो करेंगे। मिश्र बंधु का क्या है? नवरत्न है, हिंदी नवरत्न। तो सी का 5। तो देखते हैं सी का 5 कहाँ है। सी का 5 ये रहा, ओनली एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। इन क्वेश्चनों में जो हमें सबसे पहले आता है हमें उसका मिलान करना चाहिए। अगर वो ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें आगे करना चाहिए, ठीक है, मिलान। वो नहीं मिलता तो भूगोल, हस्तामलक ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। फोर्ट विलियम कॉलेज, लक्ष्मी सागर वार्षण्य का है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु जी का है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश रामविलास शर्मा का है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। उसका हमें मिलान करना है। तो ज्योतिषवर ठाकुर, इनकी रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है। तो ए का 4, ठीक है। तो देखते हैं ए का 4 कहाँ पे है भाई। ए का 4, ए का 4 अपना ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और आगे व्याख्या में हम देख लेंगे भाई। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार, ठीक है। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर जी की रचना है, 14वीं शताब्दी में ये प्रकाशित हुई थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट जी का है, ये 12वीं शताब्दी की रचना है। बीसल देवरासो नरपति नाल का है, ये 1155 की रचना है। राउलवेल रोड़ा या रोड कवि का है,
10वीं सदी की है। ये कुमार रासो 9वीं सदी का है। दलपति विजय इसके रचनाकार रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2, ठीक है। तो सबसे पहले सुमित्रानंद पंत, घनानंद, केशवदास, कुतुबन। तो कुतुबन जी की रचना कौन सी है? तो कुतुबन की है मृगावती। तो डी का 2, जो पहले आता है उसका हम मिलान करेंगे। तो डी का 2 हमारे ओनली एक ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हम व्याख्या में देख लेंगे भाई अच्छी प्रकार से। तो भाई व्याख्या में देख लेते हैं, रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार, ठीक है। रचना, प्रकाशन और रचनाकार, ग्राम्या 1940 में प्रकाशित, सुमित्रानंद पंत की रचना है। इश्कलता ये घनानंद की है। कवि प्रिया केशवदास के 1601 में प्रकाशित है। मृगावती 1503 में प्रकाशित कुतुबन की है। लहर 1933 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की रचना रही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ हमें सुमेलित करना है। रघुवीर साहे, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। माया दर्पण, फूल नहीं रंग बोलते, आत्महत्या के विरुद्ध, अनामिका और परशुराम। तो केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते, मैंने ऐसे याद रखा, फूल नहीं रंग बोलते हैं कहां पर भी? केदार में। तो ये डी का 2 हो गया। तो डी का 2, ठीक है, डी का 2। तो डी का 2 हमारे ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं और सभी का मिलान हम भाई व्याख्या में ही कर लेते हैं। वहां पे जो मिलता है उसको हम कर लेते हैं। अगर वहां पे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा तो उसके बाद हम अगला ऑप्शन देख लेंगे। काव्य, प्रकाशनवश और काव्यकार। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साहे जी की रचना है, 1967 में प्रकाशित है। माया दर्पण श्रीकांत वर्मा की 1967 में प्रकाशित है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है, ये 1963 में प्रकाशित। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल 1965 में। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका 1923 में प्रकाशित है। कवियों और उनकी कृतियों को के साथ हमें सुमेलित करना है। नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, संशय की एक रात, अकाल में सारे, सतपुड़ा के जंगल, युगधारा और आत्मजयी। इसमें से हमें सबसे पहले जो आता है वो हम करेंगे। तो नरेश मेहता की है संशय की एक रात, तो बी का 1। तो बी का 1 देख लेते हैं कहां पे है। तो बी का 1 ओनली बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या, कृति, प्रकाशन वर्ष और कृति कार भाई। युगधारा नागार्जुन जी की रचना है, 1992 में प्रकाशित हुई। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना 1962 में प्रकाशित है। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की है, 1988 में प्रकाशित है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, 1965 में प्रकाशित रहेगी। नोट में देखते हैं, आत्मजयी 1965 ईस्वी में प्रकाशित काव्य के लिए कुंवर नारायण को 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1, सूची 2। साहित्यालोचन, रस मीमांसा, ठेले पर हिमालय, तमाल के झरोके। रामचंद्र शुक्ल जी है, विद्यानिवास मिश्र है, धर्मवीर भारती है, श्याम सुंदर दास और विवेकी रॉय है। तो भाई सबसे पहले जो हमें आता है मिलान करेंगे। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, तो सी का 3 हो गया। तो सी का 3 देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन में है। इसके बाद हम देखते हैं रस मीमांसा किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो बी का 1 हो गया। बी का 1 भी देखो भाई 2 ऑप्शन में है। इसके बाद देखते हैं हम साहित्यालोचन। जो साहित्यालोचन है वो है श्याम सुंदर दास की, तो ए का 4। तो ए का 4 हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे ही आपको भी मिलान करना है। तो अभी व्याख्या में देख लेते हैं कृति, प्रकाशन वर्ष और लेखक। तो साहित्यालोचन के लेखक रहेंगे श्याम सुंदर दास, 1922 में प्रकाशित हुई। रस मीमांसा के लेखक है श्याम रामचंद्र शुक्ल जी, 1949 में प्रकाशित हुई। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है, 1958 में प्रकाशित हुई। तमाल के झरोके से विद्यानिवास मिश्र जी की है, 1981 में प्रकाशित हुई। वन तुलसी की गंध विवेक की रॉय की है, 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे फिर सुमेलित करना है भाई। कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, कमलेश्वर, इनकी रचनाएं दे रखे हैं। कितने पाकिस्तान, टोपी, शुक्ला समय, सरगम, विश्राम, पुरका संत और जुलूस। तो भाई
कमलेश्वर, श्री लाल शुक्ल, ठीक है, राही मासूम रजा। तो राही मासूम रजा की रचना है टोपी शुक्ला। तो सी का 2। तो सी का 2 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो सी का 2 भाई एक ही ऑप्शन में है। ए ऑप्शन बिल्कुल अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं हम। तो व्याख्या में देखते हैं उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार है कितने, पाकिस्तान 2000 ईस्वी में प्रकाशित कमलेश्वर जी का उपन्यास है। विश्रामपुर का संत श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास है जो 1998 में प्रकाशित हुआ। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा जी का उपन्यास है 1969 में प्रकाशित हुआ। समय सरगम कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है जो 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जुलूस 1965 ईस्वी में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास रहेगा। अब कहानियां दे रखी है और उनके कहानीकार दे रखे हैं, उनको मिलान करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, अमरकांत, ठीक है। कहानी यहाँ पे पर्दा, बुद्धू का कांटा, दोपहर का भोजन, 11 वर्ष का समय, एक और जिंदगी। तो रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, कहानी है 11 वर्ष का समय, ठीक है। तो 11 वर्ष का समय तो किसमें है, बी का 4। तो बी का 4 हम देख लेते हैं, ओनली सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार, बुद्धू का कांटा 1912 में प्रकाशित है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी रहेगी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी जो 1903 में प्रकाशित है। आगे देख लेते हैं भाई, पर्दा 1944 में प्रकाशित यशपाल जी की कहानी है। दोपहर का भोजन अमरकांत जी की कहानी है। एक और जिंदगी 1961 में प्रकाशित मोहन राकेश जी की कहानी रहेगी भाई। नोट में देख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधान की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किसे, शिल्प विधान की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल ने, और 1903 में प्रकाशित हुई थी। फिर है कहानीकार और उनकी कहानियां दे रखी है, निर्मल वर्मा, मार्कंडे, शिव मूर्ति, शंकर जोशी। तो कोशिका गटवार, कसाई बाड़ा, हंसा जाए अकेला, लंदन के एक रात, पाल गोमरा का स्कूटर। तो निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है, लंदन की एक रात। तो एक का चार हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन में है भाई, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, कहानी दे रखी है, प्रकाशन वर्ष कहानीकार, लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। हंसा जाए अकेला मार्कंडेय जी की कहानी है, 1957 में प्रकाशित है। कसाईवाड़ा शिव मूर्ति जी की कहानी 1980 में प्रकाशित हुई। कोशिका गटवार शेखर जोशी की कहानी जो 1950 में प्रकाशित है। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है, 1997 में प्रकाशित रहेगा। ये पंक्तियों के साथ कवियों को सम्मिलित करना, सूची 1 और सूची 2 को हम सम्मिलित करते हैं। जो निहारी नेरे हेवे ने नई, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, नैन नचाए कहो मुस्काई, रावे रूप की रीति अनूप। तो ये तो पंक्तियां हैं और ये इनके रचनाकार हैं। तो इनमें हमें जो पहले आते हैं उसका हम मिलान करेंगे। नैन नचाए कहा मुस्काई, लल्ला फिराइयो खेलन होली। तो ये पद्माकर जी की रहेगी, सी का 1 है। सी का 1 भाई देखो यहाँ पे अब 2 ऑप्शन में है, ठीक है, 2 ऑप्शन में है। आगे देख लेते हैं, जो निहारी नेले हैवे नेने, ये मतीराम जी की रहेगी। 1 का 3 हो गया। अब 1 का 3 देखते हैं किसमें है। तो 1 का 3 ओनली एक ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। पंक्तियां जो निहारी नैनिन मतीराम जी की है, ठीक है, मतीराम जी की रहेगी पंक्तियां। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली भूषण की है। नैन नचाई कही मुस्काई पद्माकरी, रावे रूप की रूपी अनूप घनानंद की है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन की, ये ठाकुर जी की पंक्ति रहेगी। आगे है एक उदाहरण दे रखा, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध है उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जातीय भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत है प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। किंतु अब यह धारणा कि हिंदी या बंगला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है, किंतु जातीय भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है। हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग अलग होने से
अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु सांस्कृतिक नृत्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत है? तो भाई सार्वदेशिक तक है। भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था, अर्थात यह भारत के या देश के सभी भागों में फैली थी। सांस्कृतिक नृत्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक नहीं है? तो ब्रज भाषा का अध्ययन आवश्यक नहीं है। संस्कृत, प्राकृत और हिंदी का अध्ययन आवश्यक है भाई। अगला क्वेश्चन है, जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो किस भाषा को है? प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला या संस्कृत? तो बंगला भाषा को मान्यता प्राप्त है। ये भाई जो उदाहरण दे रखा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग मानने के लिए क्या आधार होना चाहिए? तो शब्द समूह में विभिन्नता नहीं, व्याकरणिक ढांचे में विभिन्नता नहीं, उच्चारण में विभिन्नता होनी चाहिए नहीं, जातीयता में विभिन्नता होनी चाहिए। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का? तो प्राकृत भाषा का है। व्याख्या में देख, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ था। संस्कृत से सीधा संबंध प्राकृत भाषा का है। कथोपकथन देख लेते हैं भाई। हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमणों की प्रतिक्रिया है। सही है भाई। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों ही सही क्या है? आंशिक सही है भाई, आंशिक रूप से ये सही है। व्याख्या में देख लेते, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है भाई। भक्ति धारा के उदय का कोई निश्चित कारण नहीं था, अतः ए और आर दोनों आंशिक सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विभाजन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। बिल्कुल सही है। विभाव ही रस का हेतु है, ये क्या है? आंशिक सही है। तो डी आंसर अपना सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, रस प्रक्रिया में विभाव का सुदृढ़ भूमिका होती है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी रस के कारण या उद्देश्य में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। ये आंशिक सही है भाई, थोड़ा बहुत सही है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। ठीक है, ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, छायावाद और रहस्यवाद में अशंतः सात्विक भेद है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। ठीक है, आंशिक है, भी सही है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो आंशिक सही है और बिल्कुल सही है बी ऑप्शन में। व्याख्या में देखते हैं, नई कविता के मनुष्य में आकांक्षा, पीड़ा, हताशा, निराशा तथा दुविधा से ग्रस्त स्थिति का चित्रण मिलता है। नई कविता में व्यक्ति चेतना न होकर मैं या लघु मानव की भावना प्रबल है। स्थापना और तर्क है, देख लेते हैं भाई। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। बिल्कुल सही है। तर्क है, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है। बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते। बिल्कुल सही है। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा अपना। आगे देख लेते हैं भाई। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। बिल्कुल सही है। समर्पण भक्ति का मूल है। बिल्कुल सही है भाई, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ए और आर सही है। तो डी ऑप्शन अपना सही रहेगा। व्याख्या, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति निस्वार्थ सर्जित होती है। भक्ति में व्यक्ति अपना अस्तित्व खोकर अगले को ही सब कुछ मान लेता है, अतः समर्पण भक्ति का मूल है। स्थापना और तर्क में देख लेते हैं।
प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया करुणा का भी कुछ अंश मिलता है। सही है। तर्क में देखते हैं, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। ये क्या है? गलत है। ए सही है और आर गलत है। ये ऑप्शन सही रहेगा। प्रिय के वियोग से जो करुणा उत्पन्न होती है वह प्रिय के सुख से नहीं बल्कि दुख का निश्चय करके होती है। स्थापना और तर्क में देख लेते हैं। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। बिल्कुल सही है भाई। दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। ये क्या है? गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। बी ऑप्शन सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, सदा सत्य का आचरण करना ही सदाचरण है, न कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान की कालिमा को मिटाने के लिए अपने को चरित्रवान सिद्ध करने का प्रयास करने के लिए सदाचारी व्यक्ति दुष्कर्म करेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, स्थापना प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। बिल्कुल सही है। प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। ये क्या है? गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, प्रेम व्यक्तिगत न होकर जब सामाजिक हो जाता है तो वह भक्ति की श्रेणी में आता है। प्रेम सामाजिक भाव है। तो भाई इसी के साथ आज के अपने क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। भाई आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।